Hello friends, myself CA Pratyush Parasar welcomes you at my channel Law Literature in Life। आज अभी 12:20 हो गए, मतलब 1 जुलाई वी हैव entered into the 1st July। In CA fraternity and in the world of the taxation, Indian taxation, 1st July is important for the reason that this is the day when the greatest revolution in taxation scheme of India has been brought by the NDA government led by PM नरेंद्र मोदी। तो जीएसटी की आज बर्थडे है। तीसरा साल 1 जुलाई 2020 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे यहाँ एप्लीकेबल हुई और आज 1 जुलाई 2020 को पूरे 3 साल पूरे हो गए जीएसटी के। तो आज जीएसटी के 3 साल पूरे होने के एवज में मैं आपके साथ जीएसटी के ऊपर कुछ बातें करूँगा और एक्चुअली जो जीएसटी की जर्नी है उस जर्नी को हम लोग मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनली समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी जर्नी कैसी रही, कैसे ये आया, इसके आने में क्या क्या दिक्कतें थी, इन जीएसटी के कंसीव होने में क्या क्या दिक्कतें थी, क्यों जीएसटी लाया गया, जीएसटी ना आता तो क्या हो जाता। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करते हुए हम लोग थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत थी और फिर हम ये देखेंगे कि जीएसटी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किए गए और उसका इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या पड़ा। यानी कि एक्चुअली टैक्स के रिलेशन में आज हम इन रिलेशन टू टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एनालाइज करने वाले हैं प्रायर टू जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी। ये बेसिक उद्देश्य है जिसकी वजह से कि हम लोग जिसकी वजह से कि मैं आपके साथ मुखातिब हूँ आज। तो हम लोग शुरू करते हैं, अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है टैक्सेशन को समझने का, टैक्स विल बी ईदर डायरेक्ट टैक्स और इट विल बी इनडायरेक्ट टैक्स। समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से तो आप भली भांति वाकिफ़ हैं। ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जिसमें कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही पर्सन पर पड़े, दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जिसमें इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग बंदों पर पड़े, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो या तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हो सकता है, या फिर दूसरा व्यू है टैक्स को देखने का, टैक्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड टैक्स रिलेटेड टू लोकल बॉडीज। यहाँ पर यह बात मैं क्लियर करता चलूँ कि लोकल बॉडीज़ की अपनी कोई टैक्स नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोकल बॉडीज़ की वित्तीय निमित्तताओं का ख्याल रखें और इस बात का ख्याल रखते हुए जो स्टेट की बॉडी होती है, स्टेट की बॉडी या तो अपने टैक्स पोर्शन में से कुछ पोर्शन लोकल बॉडीज़ को दे देती है अपने खर्चों को चलाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे टैक्सेस होती हैं जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट छोड़ देती है सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज़ के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मैं कहूँ तो वी हैव द ओनली टू टाइप्स ऑफ द टैक्स। एक तो सेंट्रल, या तो टैक्स रिलेटेड टू सेंट्रल होगी या तो टैक्स रिलेटेड टू स्टेट होगा। ये टैक्स को समझने के दो तरीके, दो पॉइंट ऑफ व्यू, या तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा या इनडायरेक्ट टैक्स होगा, या फिर टैक्स सेंट्रल का होगा, स्टेट का होगा, स्टेट और लोकल बॉडीज हम ऐसा कह सकते हैं उसका होगा। हमारी जो यहाँ पर चर्चा है वो चर्चा एक्चुअली हमारी लिमिटेड है इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के फिलहाल। तो हम जरा हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स के टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का इवॉल्वमेंट, मॉडर्न इनडायरेक्ट टैक्स का इवॉल्वमेंट हिंदुस्तान में कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसे हम बिल्कुल ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को टाइम जोन के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट प्रायर टू 1986,
प्रायर टू 1986 का ये वो पीरियड था जब चाहे वो सेंटर के टैक्स हों या वो स्टेट के टैक्स हों, दोनों के दोनों ही टैक्स, चाहे सेंटर के टैक्स हों या स्टेट के टैक्स हों, ये सिंगल पॉइंट टैक्सेशन स्कीम को फॉलो करते थे। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन स्कीम का मतलब ये था कि इसमें कोई आईटीसी की व्यवस्था नहीं थी जैसी आज की डेट में अपने यहाँ है। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन का टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि ये ऐसी व्यवस्था होती है टैक्स कलेक्शन की जिसमें कि पूरी चेन ऑफ ट्रांजैक्शन को एनालाइज नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन पार्ट ऑफ चेन को, एक सर्टेन ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है। सर्टेन पूरे के पूरे चेन को एनालाइज करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। और सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में आप अपने परचेस के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स आपका कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। फिर जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सेल करने के टाइम पर आप जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ पर ले लूँ कि मैंने 100 रुपये की कोई वस्तु ली, उस 100 रुपये की वस्तु पर फर्ज करें कि 10% अगर टैक्स का रेट है, 10% यदि टैक्स का रेट है, तो एट द रेट ऑफ द 10% एट द टाइम ऑफ द बाइंग द गुड्स आई एम पेइंग 110 फॉर द गुड्स एंड ₹10 फॉर द टैक्स। नाउ माई कॉस्ट विल बी 110। जैसे ही मैंने परचेस किया तो हमारा कॉस्ट कितना, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट टैक्सेशन है, इसमें आईटीसी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें पूरी चेन को एनालाइज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाएगा। तो मैंने जो पे किया, पे करने के बाद जो मैंने पे किया 110, लेकिन उस 110 में 10 रुपये टैक्स के पोर्शन थे, 100 रुपये हमारी गुड्स की पोर्शन थी, लेकिन हमारा कॉस्ट वो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अब अगर मैं उसके ऊपर 50 रुपये का प्रॉफिट लेकर के उसे सेल करना चाहता हूँ, सपोज अगर मैं उसे सेल करना चाह रहा हूँ 160 रुपये में 50 रुपये की प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो एट द टाइम ऑफ द सेल जो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा वो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 160 रुपये पे, यानी कि 160 रुपये का 10%, ये कितना हुआ 16 रुपया, ये मुझे पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द सेल। ऑफ कोर्स ये भी 16 रुपया मुझे कंज्यूमर से ही मिलने हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो टैक्स लायबिलिटी कितने के ऊपर आ रही है, 160 रुपये के ऊपर। 110 रुपये मेरी कॉस्ट और 50 रुपये मेरी प्रॉफिट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 110 रुपये की मेरी कॉस्ट है, इसमें 10 रुपया मेरा टैक्स का पोर्शन है, तो ये टैक्स के ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। इस स्कीम को, इस व्यवस्था को हम एक और नाम दिया करते थे जिसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स देने की प्रक्रिया। और सिंगल पॉइंट टैक्सेशन में ये नॉर्मल था। ये नॉर्मल इसलिए था कि सिंगल पॉइंट टैक्सेशन में इंटरलॉकिंग इंसेंटिव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इंटरलॉकिंग इंसेंटिव का मतलब ये था कि यदि मैं बाय कर रहा हूँ तो मैंने अपना टैक्स का पोर्शन पे किया, गवर्नमेंट विल एनालाइज ओनली दिस, गवर्नमेंट व्हेन स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट विल स्क्रूटनाइज ओनली माय लायबिलिटी। गवर्नमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि मेरे से पहले जिसको मैंने टैक्स पे किया है उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया या नहीं दिया, दैट वॉज नॉट द मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। केवल और केवल अगर मेरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो केवल और केवल इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि मेरे ऊपर जो लायबिलिटी थी वो मैंने गवर्नमेंट को दी या नहीं दी। इसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, जिसमें कि पूरी चेन को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जिसमें इंटरलॉकिंग इंसेंटिव नहीं होगी, यानी कि आईटीसी की व्यवस्था नहीं होती थी सिंगल पॉइंट टैक्सेशन में। ये हमारा था सिंगल पॉइंट टैक्सेशन। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन की वजह से चाहे वो सेंट्रल की टैक्स हो चाहे वो स्टेट की टैक्स हो, सभी के ऊपर सिंगल पॉइंट टैक्सेशन ही एप्लीकेबल थी। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट था। इस कैस्केडिंग इफेक्ट को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव से दूसरा पीरियड हमारा शुरू होता है। वो दूसरा पीरियड है 1986 से लेकर के 2005-6 तक का पीरियड। ये जो दूसरा पीरियड मैंने डिवाइड किया 1986 से लेकर के 2005-6, इस पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लेवल पर वैट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले कि मैं इससे आगे बढ़ूं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इस जगह पर कि वैट अपने आप में कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। वैट इज ओनली ए कॉन्सेप्ट।
VAT is a concept which is used at international on globe wise. VAT is used on globe wise to collect and administer the इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो वैट अपने आप में कोई टैक्स सिस्टम नहीं है, वैट सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और वैट का कॉन्सेप्ट जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए यूज किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वैट में आईटीसी की व्यवस्था होती है, और वैट में पूरा चेन ऑफ ट्रांजैक्शन इज अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो वैट एक व्यवस्था होती है जिसमें आईटीसी, वैट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आईटीसी की व्यवस्था होती है। आईटीसी का मतलब ये हुआ कि आपने अपने परचेस के ऊपर जो टैक्स पे किया है, अभी जो मैं आपसे कह रहा था उसमें आपने अपने परचेस के ऊपर जो टैक्स पे किया है, उस टैक्स का आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन वैट में आपने अपने परचेस के ऊपर अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम वैट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो एक ट्रेडर उसने जो परचेस किया है और उस परचेस पर उसने जो टैक्स पे किया है, वो टैक्स उसके कॉस्ट का पोर्शन नहीं बनेगा, वो टैक्स उसके कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, अपितु जो टैक्स उसने पे किया है वो टैक्स उसकी एसेट्स मानी जाएगी, और जो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी आएगी, यानी कि ट्रेडर जब सेल करेगा और उसकी जो लायबिलिटी आएगी, उस लायबिलिटी में से परचेस के ऊपर उसने जो टैक्स पे किया है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वैट सिस्टम, तो मैं आपसे ये बातें कर रहा था कि 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लेवल पर वैट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, और वो लेवल था मैन्युफैक्चरिंग लेवल, यानी कि एक्साइज के लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। एक्साइज के लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, इसका मतलब ये था कि जो मैन्युफैक्चरर थे, वो मैन्युफैक्चरर जो कि एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए लायबल हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरर अपनी फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उस रॉ मटेरियल के ऊपर अगर उन्होंने कोई एक्साइज ड्यूटी पे करके रखी हुई है, तो उस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल जाएगा इनको, उस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर को। रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए जो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर ने पे की है, उस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर को। तो एक्साइज के लेवल पर वैट सिस्टम अडॉप्ट करने का ये मतलब है, और गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया मोड वैट। मोड वैट का मतलब ये था कि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। इस मोड वैट को कुछ दिनों के बाद इस मोडवैट का नाम सेनवैट कर दिया गया, इसे रिप्लेस कर दिया गया सेनवैट से। और उसका कारण ये था कि 1994 में गवर्नमेंट एक और टैक्स लेकर के आई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 248, जिसमें रेजिडुअरी पावर जिसे हम बोलते हैं, उसे अभी हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर जाएंगे। तो 248 में एक गवर्नमेंट एक टैक्स लेकर के आई थी जिसका नाम था सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो एक्साइज वैट ये जो आईटीसी की बेनिफिट, केवल और केवल मैन्युफैक्चरर को आईटीसी की बेनिफिट मिल रही थी, और वो भी केवल और केवल रॉ मटेरियल के परचेस पर, कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल परचेस किया है, उसके ऊपर अगर उसने एक्साइज ड्यूटी पे की है, तो उस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट उस मैन्युफैक्चरर की आउटपुट लायबिलिटी में से एडजस्ट हो जाएगा। ये बात पहले सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी के लिए एप्लीकेबल थी, लेकिन गवर्नमेंट ने विद द पैसेज ऑफ द टाइम, सर्विस टैक्स आने के बाद, मैन्युफैक्चरर को इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया कि एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ आप सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब अगर एक मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई भी सर्विसेज लेता है, और उस सर्विसेज के ऊपर अगर उसने कोई सर्विस टैक्स पे किया है, तो उसे उस सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट मिल जाएगी अपने एक्साइज ड्यूटी लायबिलिटी में से। यानी कि सेनवैट आने के बाद एक मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी लायबिलिटी में से दो चीज़ों की क्रेडिट मिल रही थी, एक एक्साइज ड्यूटी की और एक सर्विस टैक्स की, आईटीसी की। तो मोडवैट था, मोडवैट के बाद फिर सेनवैट आया।
यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज के लेवल पर वैट को अडॉप्ट कर लिया। 1986 से लेकर के 2005-6 तक ये व्यवस्था चलती रही। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम कर लिया, अच्छा एक चीज और देखी गई थी, वैट को इंट्रोड्यूस करने का एक रीजन ये भी देखा गया था कि एक हिस्टोरिक डेटा जो देखा गया, गवर्नमेंट ने जो हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज किया, उसमें उन्हें ये पता चला कि वो सारे देश जिन देशों ने वैट को अडॉप्ट किया है उनकी टैक्स कलेक्शन प्री वैट के लेवल से इंक्रीज हो गई। यानी कि प्री वैट में जितनी टैक्स रेवेन्यू आ रही थी उससे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आ रही थी जब उन्होंने वैट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया उस कंट्री ने। और ये बड़ा लॉजिकल भी था। ये इसलिए लॉजिकल था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन में आप किसी ट्रांजेक्शन के पूरे चेन को नहीं एनालाइज करते हैं। यानी कि ट्रांजेक्शन में कई ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड ट्रांजेक्शन इज नॉट अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन जब ये मल्टी पॉइंट टैक्सेशन होती है, या जिसे हम इंटरलॉकिंग इंसेंटिव सिस्टम बोलते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन के पहले का ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन के बाद का ट्रांजैक्शन ये भी ऑब्जर्वेशन में रहता है, तो इससे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का टैक्स बेस बढ़ जाता है। गवर्नमेंट का टैक्स बेस बढ़ जाने की वजह से प्री वैट सिस्टम में जितनी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती है उससे ज़्यादा रेवेन्यू आती थी पोस्ट वैट में। ये गवर्नमेंट ने देखा था बाकी सारे गवर्नमेंट में, और इसकी वजह से भी उन्होंने इसको एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल की तरह गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था अपने सिस्टम में। जब गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कर लिया और 5-6 तक ये व्यवस्था जब चल चुकी थी, तो 5-6 तक ये व्यवस्था चलने के बाद गवर्नमेंट ने ये चीज़ प्रूव कर दिया था कि वैट के सिस्टम आने से कैस्केडिंग इफेक्ट भी कम होती है और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट को मोटिवेट कर रही थी कि आप भी अपने यहाँ वैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि वैट सिस्टम के ये फायदे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें फायदे सारे गिनाए, ये फायदे हैं वैट गवर्नमेंट के, तो आप भी अपने यहाँ वैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट ना हा करते करते निगोशिएशन चलती रही। फिर लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें एक इंसेंटिव दिया, और वो इंसेंटिव ये था कि आप सारे स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने यहाँ वैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कीजिए। इस वैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की वजह से अगर आपको कोई लॉस होगा तो उस लॉस का कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको करेगी आने वाले 2 सालों तक। यानी कि अगर कोई भी लॉस आपको होता है वैट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से, यानी कि वैट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से यदि आपकी टैक्स रेवेन्यू लो हो जाती है प्रीवियस प्री वैट के कंपैरिजन में, तो जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। सो ऐसे वैसे जैसे तैसे सारे स्टेट्स धीरे धीरे प्रिपेयर हो गए और सभी ने अपने यहाँ वैट को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इस वैट को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट ने एक बात बड़ा क्लियर पहले कर दिया था, और वो क्लियर ये कर दिया था कि जो स्टेट को जो इनडायरेक्ट टैक्स आती थी उसमें 2 पोर्शन थे। स्टेट को इनडायरेक्ट टैक्स आती थी अल्कोहल फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा कि हमारे यहाँ एक 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में जो अल्कोहल एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसका जो राइट दिया गया है ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, और विद इन द स्टेट सेल के ऊपर अगर कोई टैक्स लगना है तो उस टैक्स का भी राइट, उस टैक्स का भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। ये बात तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की वैट इंप्लीमेंटेशन की बात तो मान ली, लेकिन उसमें उन्होंने एक मॉडिफिकेशन कर दिया और उन्होंने बोला कि किसी भी सूरत में अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, हम उसके ऊपर वैट सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को लगा कि जो पहले माना जा रहा है वो हम लेते रहते हैं। अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी है कि अल्कोहल से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत भारी मात्रा में रेवेन्यू कलेक्शन होती है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहती नहीं कि अल्कोहल को छेड़ा जाए। तो अल्कोहल फॉर एक्साइज ड्यूटी, यानी कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी जैसे लग रही थी वैसे लगती रही। एक बात ये भी थी, और दूसरी बात ये भी थी कि अल्कोहल तो एक ही स्टेट में, यानी कि एक स्टेट अल्कोहल बनाने के लिए
बहुत 50 तरह के अलग अलग रॉ मटेरियल अलग अलग स्टेट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं थी। अल्कोहल एक ही स्टेट में परचेस करते थे, तो अल्कोहल जब एक ही स्टेट में परचेस किया तो उस रॉ मटेरियल परचेस किया, उस रॉ मटेरियल के ऊपर उनको सेल टैक्स उस स्टेट का देना पड़ा, फिर उस अल्कोहल को उन्होंने सेल किया, सेल टैक्स देना पड़ा। तो वैट तो आपस में एडजस्ट हो ही जाता था उनका, बस एक एक्साइज ड्यूटी थी जो कि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगता था। यानी कि सेल्स के लेबल कई सारे नहीं थे इसमें, यानी कि जो चेन था ना, एक्साइज के केस में चेन थोड़ा छोटा था। एक बात ये, दूसरी बात ये भी थी कि एक्चुअली होता क्या है कि अभी क्या था, अभी तक के सिस्टम में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी रेवेन्यू थी, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी रेवेन्यू थी। सेंट्रल का जो एक्साइज ड्यूटी था, सेंट्रल का जो सर्विस टैक्स का लॉ था, उसमें से जो सेल टैक्स स्टेट के थे, वो सेल टैक्स, स्टेट के सेल टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। लाइकवाइज स्टेट की जो सेल टैक्स लायबिलिटी थी, उसमें से जो सेंट्रल की क्रेडिट थी, वो क्रेडिट, यानी कि दोनों का क्रेडिट एक दूसरे के साथ एडजस्टेबल नहीं था। तो ये एक ये भी रीजन था कैस्केडिंग का, क्योंकि दोनों का क्रेडिट एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं था, दोनों की लायबिलिटी और दोनों का क्रेडिट, सेंट्रल और स्टेट दोनों का अवेलेबल नहीं था। तो ये भी एक कारण था कैस्केडिंग का। तो खैर कोई नहीं, 2005-6 तक जितने भी स्टेट्स थे, उन सारे स्टेट्स ने धीरे 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 वैट को अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी उसे छोड़ करके। तो यानी कि 2006 के बाद से 1986 से लेकर के 2005-6 तक सेंट्रल गवर्नमेंट में केबल वैट, 2006 से लेकर के 30 जून 2017 तक यही स्थिति बनी रही। यानी कि 2006 से लेकर के 30 जून 2017 तक सेंट्रल के केस में एक्साइज वैट कॉन्सेप्ट पर था, और स्टेट के केस में सेल टैक्स वैट कॉन्सेप्ट पर था। एक्साइज जब मैं कह रहा हूं तो एक्साइज इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, एक्साइज इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स ये वैट कॉन्सेप्ट पर था, और स्टेट में सेल टैक्स वैट कॉन्सेप्ट पर था। हालांकि स्टेट का वैट, स्टेट के वैट का क्रेडिट सेंट्रल की लायबिलिटी के लिए आप यूज नहीं कर सकते थे, और सेंट्रल का जो आईटीसी था उसे आप स्टेट की लायबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते थे। इस रिस्ट्रिक्शंस के साथ 2006 से लेकर के 30 जून 2017 तक हम लोग रहे। 30 जून 2017 के बाद आया 1 जुलाई 2017, और आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हो गई। जीएसटी कैसे एप्लीकेबल हुई, इसका पार्लियामेंट्री सफर कैसा रहा, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सफर कैसा रहा, इसके ऊपर हम लोग आएंगे। हालांकि एक बात तय है कि गवर्नमेंट ने जितने भी ये स्कीम लिए, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया 1986 तक सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट 1986 से लेकर के 2005-6 तक वैट कॉन्सेप्ट को क्यों अडॉप्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज लेवल पर, इसलिए कि कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो सके। फिर उन्होंने स्टेट को क्यों बोला 2006 से लेकर के 30 जून 2016 तक सभी स्टेट वैट कॉन्सेप्ट पर रहे। फर्दर स्टेट को क्यों बोला कि आप वैट कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करो, फर्दर की थोड़ा और कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो सके। लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पार्शियली मैटर पर वैट कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी पार्शियली वैट कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया था, फिर भी कैस्केडिंग इफेक्ट जिस डिजायर्ड लेवल पर कम होनी चाहिए थी उस डिजायर्ड लेवल पर कम नहीं हुई। इसका जो रीजन था वो रीजन ये था कि एक तो टैक्सेशन अलग अलग लेवल पर हो रहा था। टैक्सेशन अलग अलग लेवल पर होने का मतलब कि कहीं सेल टैक्स पे लग रहा है, कहीं क्या कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स पे लग रहा है, कहीं सेल ऑफ सर्विसेज पे लग रहा है, कहीं प्रोडक्शन पर लग रहा है, कहीं एंट्री टैक्स लग रही है। तो अलग अलग लेवल पर टैक्स लग रहे थे, एक बात ये। और दूसरा बात, सेंटर का वैट और स्टेट का वैट ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टेबल नहीं था, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग इंसेंटिव एप्लीकेबल नहीं था, जिसकी वजह से कि जो डिजायर्ड कैस्केडिंग इफेक्ट कम तो थोड़ा बहुत जरूर हुआ, लेकिन जिस डिजायर्ड लेवल पर गवर्नमेंट उसे रिड्यूस करना चाहती थी उस लेवल पर वो रिड्यूस नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट इसे फर्दर रिड्यूस करने के लिए नहीं, मतलब गवर्नमेंट इस मिजाज से कि कैस्केडिंग को हमें बिल्कुल नलिफाई कर देना है, इस मिजाज से गवर्नमेंट जीएसटी लेकर के आई।
अब जीएसटी की पहले पार्लियामेंट्री सफ़र के बारे में समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री सफ़र को थोड़ा सा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। 2002 की गवर्नमेंट, जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, एनडीए की गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करते हैं। उस कमेटी की नाम, एक कमेटी, दो कमेटी एक्चुअली अपॉइंट करते हैं, और उन दोनों ही कमेटी के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर विजय केलकर। डायरेक्ट टैक्स कमेटी एक बनाई गवर्नमेंट ने और एक बनाई इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी, और दोनों के ही अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। इसे केलकर कमेटी भी बोली जाती है। 2002 में केलकर कमेटी की रिपोर्ट आती है और केलकर कमेटी ये कहते हैं कि आपको जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए हिंदुस्तान में, यदि आपका ऑब्जेक्टिव कैस्केडिंग को खत्म करना है और वन नेशन वन टैक्स का यदि आपका ड्रीम है, तो आपको जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए। केलकर कमेटी की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। 2002 के बाद एनडीए की गवर्नमेंट, आपको पता है उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, कैसे कैसे सरकार चल रही थी। कभी ममता बनर्जी, कभी क्या कहते हैं वो जयललिता, तो कई लोगों के साथ तो वो गवर्नमेंट चल रही थी, और इसमें स्टेट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी थी। और जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने में कई जगह पर स्टेट का नाराज होना, स्टेट का खुश होना, तो कई तरह के रीज़न थे, जिसकी वजह से कि केलकर कमेटी ने जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्टिंग की जसवंत सिंह को, तो हालांकि एनडीए गवर्नमेंट चाहती थी जीएसटी इंप्लीमेंट करना, फिर भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ये जीएसटी उस समय इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर 2006 में चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर हुए और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि अप्रैल 2010 तक वो जीएसटी इंप्लीमेंट कर देंगे इंडिया में। और इस मंशा से 2009 में मॉडल जीएसटी एक्ट, एक ड्राफ्ट लॉ तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट बिल को बोला गया 115, यानी कि 115वां बिल, 115वां बिल, 115th बिल। और इस बिल को भेजा गया पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास फॉर द पर्पस ऑफ द रिव्यू एंड फॉर द पर्पस ऑफ द सजेशन। ये जो 115वें बिल को भेजा गया, 2009 में ड्राफ्ट हुई प्रिपेयर, और 2011 में इसे फाइनेंस कमीशन के पास, मतलब स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास इसे भेजा गया फॉर द पर्पस ऑफ द रिव्यू, फॉर द पर्पस ऑफ द रिकमेंडेशन इसे भेजा गया। कमेटी ऑन फाइनेंस ने 2014 में विथ सर्टेन अमेंडमेंट, सर्टेन रिकमेंडेशंस इस बिल को वापस किया, और फिर 2014 में ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। लेकिन 2014 में ही इलेक्शन अनाउंस हो गए, और इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से ये लोकसभा भंग हो गई, और लोकसभा के भंग होने की वजह से ये जो 115वां बिल था, यानी कि जिसके थ्रू जीएसटी इंप्लीमेंट होना था इंडिया में, वो भी लैप्स कर गया। अब बारी आती है 2014, मोदी की गवर्नमेंट, बीजेपी इन फुल मेजोरिटी। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे 2014 में। अरुण जेटली ने 2014 में फिर से इस बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया, और इस बार इस बिल का नंबर चेंज हो गया, क्योंकि 115वां बिल जो था वो तो लैप्स हो गई। बिल लैप्स हो गई मतलब बिल डाई, बिकॉज लोकसभा भंग हो गया तो बिल भी खत्म। तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 2014 में 122वां बिल प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। ये 122वां बिल वही है जो 115वां बिल हुआ करता था, यानी कि जीएसटी के बिल को फिर से जिंदा किया गया और फिर से इस बिल को मूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बिल को मूव किया गया 2000, लोकसभा में इस बिल को मूव किया गया 2014 में। 2014 में इस बिल को लोकसभा में मूव किया गया और ये बिल लोकसभा में पास हो गई। लोकसभा में बिल पास होनी ही होनी थी, लेकिन ये बिल जो था ये एक्चुअली, अभी हम जो आगे जाएंगे, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, लोकसभा में इनके पास पूरा बहुमत था, ये लोकसभा में पूरी बहुमत के साथ आए थे, तो लोकसभा में तो इस बिल का पास होना जरूरी था, तय था ही था। समस्या थी राज्यसभा में।
राज्यसभा में ये बिल गए, राज्यसभा में इनकी अपनी नंबर्स नहीं थे, नंबर्स की वजह से राज्यसभा में लगातार निगोशिएशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ शुरू हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये निगोशिएट होता रहा, कई सारे निगोशिएशंस हुए जो कि अभी हम आगे करेंगे। और कई सारे निगोशिएशंस के बाद सेंट्रल राज्यसभा ने बोला कि हम इस बिल को पास तो कर रहे हैं, यानी कि 122वें बिल को हम पास तो कर रहे हैं, बट विथ सर्टेन अमेंडमेंट्स। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स उसमें कर दिए और उस अमेंडमेंट के साथ उन्होंने उस बिल को 122वें बिल को पास किया। अच्छा, आपको मैं पहले थोड़ा पीछे का याद दिला दूं कि हमने ये डिस्कस कर लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट, ना तो वैट के समय में स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए तैयार हुई थी कि हम अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर एक वैट एप्लीकेबिलिटी नहीं होने देंगे, तो उस समय बिल्कुल उन्होंने उसे अपने कब्जे में रखा था। ठीक जीएसटी में भी स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इस बात पर अड़ गई कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, इसे हम अपने पास ही रखेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो जीएसटी की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 366 में, वो डेफिनेशन ही दी गई है, जीएसटी इज सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन द अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर कोई भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई। खैर, तो स्टेट ने लोकसभा में ये बिल पास हो गए थे। राज्यसभा ने 122वें बिल को अमेंड किया और उसको जो दिया, यानी कि जो पास किया, अमेंडेड फॉर्म में पास किया। एक्चुअली होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप अमेंडमेंट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पार्लियामेंट के पास, आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास फुल राइट होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी वो बाय वे ऑफ बिल करेगी, और जब वो बाय वे ऑफ बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी तो इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मूव करना पड़ेगा, और ये बिल तभी पास माना जाएगा जब 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हो। अगर 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास होती है तो ये पास माना जाएगा, अदरवाइज आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। 122वां कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, तो एज पर आर्टिकल 368 लोकसभा में उन्हें पास करने में कोई तकलीफ नहीं हुई, 2/3 की मेजोरिटी इन्हें मिल गई। समस्या थी राज्यसभा में भी पास हुआ अल्टीमेटली, और राज्यसभा में अल्टीमेटली ये 2016 सितंबर में पास हुआ, और 2016 सितंबर में लेकिन अमेंडेड फॉर्म में पास हुआ। और जब अमेंडेड फॉर्म में कोई भी बिल पास होती है तो जिस एक्सटेंट तक ये अमेंड होती है, राज्यसभा से जब ये आती है, जिस एक्सटेंट तक अमेंडेड हुई होती है, लोकसभा में इसे फिर से उस अमेंडेड बिल को, यानी कि जिस एक्सटेंट तक ये अमेंडेड है, उस अमेंडमेंट को फिर से लोकसभा में मूव करके फिर से उसे पास करवाना है और 2/3 मेजोरिटी से पास करना है। तो सितंबर 2016 में लोकसभा में भेजा गया, लोकसभा में फिर से ये अमेंडेड बिल पास हुआ, और इस तरह से 16 सितंबर 2016 ये बिल, हमारी जो जीएसटी की बिल थी, यानी कि 122वां बिल और 101वां संशोधन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों पास हो गए। कब? सितंबर 2016 में। अब इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो